बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरी शादी थी, मगर भाभी ने मुझ पर बदकिरदार होने का इल्जाम लगाया, जिससे बारात उसी वक्त वापस चली गई। भाई ने मुझे घर से निकाल दिया। मैं मस्जिद के बाहर अल्लाह से रोते हुए फरियाद करने लगी कि मुझे इंसाफ चाहिए। अचानक मौलवी साहब आए और मुझे बेटी बनाकर अपने घर ले गए। मगर जो ही मैंने अंदर कदम रखा तो अल्लाह की कुदरत देखकर मेरी आंखें फट पड़ी। तुम इस रिश्ते से इनकार कर दो। ये जुमला सुनते ही मैंने सर उठाकर भाभी की तरफ देखा था। ये आप क्या कह रही हैं भाभी? ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने हैरत से भाभी की तरफ देखते हुए पूछा था। कहाँ तो वो मुझे जल्द अज जल्द ब्याह कर इस घर से रुखसत कर देना चाहती थी, और कहाँ आप खुद ही मुझे रिश्ते से इनकार करने का कह रही थी। क्यों नहीं हो सकता भाई? मैंने ऐसी भी कौन सी नामुमकिन बात कह दी है जो नहीं हो सकती? भाभी आगे से मुझसे ही सवाल पूछने लगी। भाभी, इतना अच्छा रिश्ता है, भाई क्या सोचेंगे? उनकी पसंद से आया है ये रिश्ता, मैंने भाभी से कहा था। कुछ नहीं सोचेंगे तुम्हारे भाई, ना ही मैं उन्हें कुछ सोचने दूंगी। बस तुम इस रिश्ते से इनकार कर दोगी। वैसे भी अभी तुमने ही कहा है कि रिश्ता भाई की पसंद का है। कह देना अपने भाई को कि तुम्हें नहीं पसंद ये रिश्ता। भाभी ने लापरवाही के अंदाज से कहा था। नहीं भाभी, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मैंने इनकार किया था तो मैं ऐसा करना ही होगा। क्या तुम्हें मोमिन पसंद नहीं है? भाभी ने मेरी दुखती रग पर हाथ रखा था, और मैंने बेसाख्ता उस वक्त को कोसा था जब मैंने भाभी को मोमिन के बारे में बताया था। उस वक्त को गुजरे ज्यादा देर नहीं हुई थी, अभी चंद महीने पहले की बात थी। मैं अपनी एक सहेली के यहाँ गई थी। उसके यहाँ मीलाद था। यूं तो मैं किसी के घर आती जाती नहीं थी, मगर उन लोगों ने मीलाद पर मुझे इतनी चाहत से बुलाया कि मैं इनकार ही न कर सकी थी। भाभी भी उस रोज मेरे साथ ही थी। हम दोनों मुकर्रर वक्त पर उनके घर पहुंच चुके थे। वो लोग हमारे मोहल्ले में नए शिफ्ट हुए थे। 2 बहन भाई थे और एक उनके वालिद साहब। मैं सिर्फ लड़की से ही वाकिफ थी। अनाया एक अच्छी और पर्देदार लड़की थी। उसके दिल में छोटे बड़े की तमीज थी। उसने मीलाद पर पूरे मोहल्ले को बुला रखा था। पूरे मोहल्ले की खवातीन वहां जमा थी। नात खानी की खूबसूरत महफिल सजाई गई थी। उसके बाद कुरान खानी भी की थी। उस महफिल में मौजूद हर नफूस का ईमान ज्यादा हो गया था। हनाया खुद एक आलिमा थी। उसने हिफ्ज़ कुरान मजीद के साथ साथ आलिमा का कोर्स भी किया हुआ था। उसने एक ईमान अफरोज दर्स भी दिया था। उसके बाद आखिर में दुआ करवाई गई थी, और दुआ करवाने वाला अनाया का भाई था, जो कि दूसरे कमरे में मर्दों के साथ था। उसने माइक पर दुआ की थी। उसने जो ही दुआ शुरू की तो मैं उसके आवाज के सहर में ही डूब गई थी। इतनी मीठी, इतनी सुकूनदेह आवाज थी कि जिसको लफ्जों में मैं बयान ही नहीं कर सकती थी। उसका वो लबो लहजा, वो बोलने का अंदाज मुझे उसका असीर कर गया था। मैं ना चाहते हुए भी उसके आवाज के जादू का शिकार हो गई थी। घर आने के बाद भी मैं उसकी आवाज के सहर में खोई रही थी। रुबीना, कहाँ खोई हो तुम? मैं तुमसे कब से पूछ रही हूँ और तुम्हें कुछ होश ही नहीं है। सब खैरियत तो है ना? मैं भाभी के पास बैठी हुई थी, लेकिन मेरा ध्यान भाभी की बातों पर बिल्कुल भी नहीं था। भाभी की आवाज सुनते ही मैं चौंक कर होश में आई थी। नहीं भाभी, कहें। हाँ बताएं, आप क्या कह रही हैं? मैं भाभी की तरफ मुतवज्जह हुई थी। मैं तो बस साथ के स्कूल के बारे में बात कर रही थी। तुम बताओ क्या माजरा है? मैं कितने दिनों से तुम्हें देख रही हूँ। तुम न जाने कौन से ख्यालों में खोई रहती हो। कोई बात हुई है क्या? भाभी ने मुझसे पूछा। नहीं नहीं भाभी, कोई बात नहीं हुई। मैं तो बस वैसे ही, मैंने टालना चाहा था। देखो रूबी, मैं तुम्हारी बड़ी बहन की जैसी हूं, क्योंकि मैंने हमेशा से तुम्हें अपनी छोटी बहन ही समझा है। मेरे लिए तुम मेरी सगी बहन जैसी हो। अगर कोई भी बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है या जिससे तुम उलझन का शिकार हो, तो तुम मुझसे बिला झिझक अपनी कोई भी बात शेयर कर सकती हो सकता है मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। भाभी मेरे करीब होती हुई मेरे हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोली थी। जी भाभी, क्यों नहीं, जरूर ऐसे ही होगा। आप मेरे लिए मेरी बड़ी बहन की जैसी ही हैं। कोई भी बात हुई मैं आपको जरूर बताऊंगी। मैंने भाभी के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए उन्हें मान बख्शा था। फिर हम दोनों उठकर रात के खाने की तैयारी करने लगी। चंद दिन मजीद इसी तरह गुजर गए थे। मैं उसके बाद भी 2-3 मरतबा अनाया के घर गई थी, ताकि वो मीठी और सुकून भरी आवाज फिर से सुन सकूं, मगर ऐसा मुमकिन ही ना हुआ था। मुझे हर मरतबा ही मायूसी हुई थी, जिसकी वजह से मेरी तबीयत पर भी काफी असर पड़ा था। मेरी तबीयत में हर वक्त यासियत सी छाई रहती थी, और मूड भी कुछ अच्छा ना होता था। न जाने कैसे मैं एक ही मरतबा में उसकी आवाज की आदी हो गई थी। मेरा दिल चाह रहा था कि कुछ ऐसा हो जाए कि मैं सारी जिंदगी बस उसी आवाज को ही सुनती रहूं। उस आवाज के मालिक का नाम मोमिन अब्दुल्ला था। वो भी हाफिज कुरान और आलिम था। मेरे दिल में उसकी अहमियत और भी बढ़ गई थी। वो मुझे और भी अच्छा लगने लगा था। मुझे शायद उससे मोहब्बत हो गई थी, और ये मोहब्बत मुझे उसे देखकर नहीं हुई थी, बल्कि ये मोहब्बत मुझे उसकी आवाज से हुई थी और उसकी अच्छी सिफात की वजह से हुई थी। मैं ज्यादा दिनों तक उसकी मोहब्बत को छुपा कर न रख पाई थी। उसकी मोहब्बत मेरी आंखों में दिखाई देने लगी थी।
मेरी बातों में खुद ब खुद उसका जिक्र होने लगा था। भाभी की तवज्जो एक मर्तबा फिर से मेरी तरफ हो चुकी थी। रूबी, मैं कब से तुम्हें आवाजें दे रही हूं, दूध उबल उबल कर बह गया है। कहाँ है तुम्हारा ध्यान? क्या होता जा रहा है तुम्हें रोज बरोज? मुझे तो तुम बिल्कुल नफसियाती लगने लगी हो। मैं जो दूध उबालने के लिए किचन में आई थी, दूध रखकर मोमिन के ख्यालों में खो गई थी। इस दौरान मैं बिल्कुल भूल गई थी कि मैंने चूल्हे पर दूध चढ़ाया हुआ है। भाभी ने मुझे झिझोड़ते हुए ख्यालों की दुनिया से बाहर लाया था। भाभी, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। कुछ सोचते हुए मैंने भाभी को मुखातिब किया था। मुझे लगा कि अब वक्त आ गया है कि भाभी को सब कुछ बता दिया जाए, इसीलिए मैंने भाभी को मुखातिब किया था। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होने जा रही थी। कोई अपनी होती तो शायद वो पर्दा भी रख लेती, मगर मेरी भाभी तो भाई की पसंद की थी और बाहर से लाई गई थी। मेरे तो वहम गुमान में भी नहीं था कि जो बात मैं भाभी को अपनी हमदर्द और राजदार समझकर बता रही हूँ, भाभी मेरी इस बात को दबा लेगी और उसे मेरी कमजोरी बनाकर मेरे ही खिलाफ इस्तेमाल करेगी। हाँ हाँ बोलो रूबी, क्या बात है? सब ठीक है ना? भाभी शायद इसी इंतजार में थी। वो फौरन से मुझे लेकर बाहर सोफे पर आकर बैठ गई और मुझसे पूछने लगी, भाभी आप पहले वादा करें कि आप भाई को कुछ नहीं बताएंगी। मैंने भाभी से वादा लिया, जब भरोसा ही नहीं है तो मत बताओ मुझे कुछ भी। भाभी ने निरोठेपन से कहा और फिर उठकर वहां से जाने ही वाली थी कि मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है, मुझे तो सबसे ज्यादा भरोसा आप पर ही है, मैंने भाभी से कहा। तो भाभी थोड़े नखरे दिखाती वापस बैठ गई। अरे पगली, मैंने तुम्हें अपनी बहन कहा है और बहनें भी कभी बहन का राज अफशा करती हैं। जो भी बात है तुम खुलकर मुझे बता सकती हो। भाभी ने मुझसे कहा तो मेरी हिम्मत मजीद बढ़ गई थी। भाभी, दरअसल बात यह है कि मुझे किसी से मोहब्बत हो गई है। मैंने सर झुकाते एतराफ किया था। क्या? भाभी के मुंह से हैरत की बाइस निकला था। उनकी हैरानगी जायज थी क्योंकि उन्हें मेरे साथ तकरीबन 6 साल हो चुके थे। मैंने इस दौरान कभी भी कोई ऐसी वैसी बात न की थी और ना ही मेरे अंदर बाकी चालाक लड़कियों जैसी कोई तेज तरारी थी। मैं एक शरीफ और सुलझी हुई लड़की थी जिसके मुंह से मोहब्बत का एतराफ सुनकर भाभी हैरान हो गई थी। जी भाभी, ये सच है, मैंने कहते हुए झुकी गर्दन को मजीद झुका लिया था। कौन है वो? भाभी ने पूछा। वो बहुत मोहब्बत से पूछ रही थी। मुझे वो मेरी खैरखा ही लगी थी, अनाया का भाई मोमिन, वो जिसने उस रोज अनाया के घर में दुआ की थी। मैंने बताया। तुमने कहाँ देखा उसे? तुम उससे मिली हो क्या? उसे पता है इस बारे में? और अनाया, क्या वो इस बारे में जानती है? भाभी ने अगला सवाल पूछा था। नहीं भाभी, अनाया को इस बारे में नहीं मालूम और न ही उसके भाई को। मैंने आज तक कभी उसके भाई को न देखा है और न ही कभी उससे मिली हूं। मैंने बताया तो भाभी खोजती हुई नजरों से मुझे देखने लगी थी। तो फिर तुम्हें उससे मोहब्बत कैसे हो गई? भाभी ने पूछा। उसकी आवाज से भाभी, मैंने हल्की सी आवाज से कहा था। तुम सच में पागल हो रूबीना, भाभी ने हंसते हुए कहा था। फिर भाभी मुझे कहने लगी, उनके घर जाते हैं और इस बारे में अनाया से बात करते हैं। भाभी की बात सुनकर मैंने झट से इनकार कर दिया था और कहा, अभी नहीं भाभी। भाभी की बहुत कोशिश थी उनके घर जाने की, लेकिन मेरी वजह से वो ना जा सकी थी, मगर हर दूसरे तीसरे रोज वो उनके घर जाने की फरमाइश जरूर करती थी। और फिर एक रोज उन्होंने मुझे जबरदस्ती अपने साथ तैयार कर ही लिया था। हम दोनों अनाया के घर गई। दरवाजा बजाया तो आगे से एक अजनबी औरत निकली थी। उससे पूछा तो पता चला कि उसे यहाँ आए सिर्फ एक हफ्ता ही हुआ है। फिर भाभी मुझे लेकर उस मकान के मालिक के घर चली गई ताकि उनसे कुछ पता चल सके। उनसे पूछने पर यही मालूम हुआ कि वो लोग यहाँ सिर्फ 1 महीने के लिए ही आए थे, क्योंकि उनके घर में तामीर और मरम्मत का काम हो रहा था। वो जैसे ही मुकम्मल हुआ तो अनाया लोग वापस चले गए थे। मेरा दिल बहुत बोझल हो चुका था। मैं घर आकर कमरे में बंद हो गई थी। मुझे उनका यूं चले जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। मैं बहुत बेचैन रहने लगी थी। मुझे किसी तौर करार नहीं आ रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरी कोई बहुत ज्यादा कीमती चीज मुझसे खो गई हो और जिसके वापस मिलने के मुझे 1% चांस भी नहीं थे। मेरी हालत खराब रहने लगी थी। किताब इश्क में इस हालत को मोहब्बत का रोग कहा जाता है। मुझे भी मोहब्बत का रोग लग गया था और सबसे ज्यादा अफसोस मुझे खुद पर होता था कि मैं उनसे कुछ कह क्यों नहीं सकी। अगर मैं उनमें से किसी एक को भी बता देती तो शायद उनके वापस आने के कोई 1% चांस तो होता, मगर मेरी कम अकली की वजह से मेरे हाथ से सब कुछ निकल गया था। भाभी बज़ाहिर तो मुझसे हमदर्दी करती थी, मगर अंदर ही अंदर वो मेरी हालत देख देख कर खुश हो रही थी। उन लोगों को गए भी 2 महीने होने वाले थे। मैंने 5 वक्ती नमाज पढ़ना शुरू कर दी थी। इसके अलावा तहज्जुद भी पढ़ती थी। खुद को मसरूफ रखने के लिए मैंने कुरान पाक को तर्जुमे के साथ पढ़ना शुरू कर दिया था और इसके साथ साथ ही मेरे दिल में जज्बा उभरा कि मुझे कुरान हिफ्ज कर लेना चाहिए। मैंने उसकी छोटी छोटी सूरतें याद करना शुरू कर दी थी।
आहिस्ता आहिस्ता मेरे दिल को सुकून आता गया। रूबी, रूबी, रूबीना बाहर आओ जल्दी। उस रोज भी हस्बे मामूल बैठी मैं कुरान पाक पढ़ रही थी कि तभी मुझे भाभी की आवाज़ सुनाई दी, जो ऊंची आवाज़ से मुझे ही पुकार रही थी। या अल्लाह खैर, मैंने कहा, और फिर कुरान पाक बंद करते अलमारी में रखा था। जैसे ही मुड़ी तो मेरा दुपट्टा बेड के किनारे के साथ उलझ कर उतर गया था। अभी कुछ देर पहले ही मैंने शावर लिया था। मेरे बाल खुले हुए मेरी पुश्त पर गिरे हुए थे। भाभी की मुसलसल गरजदार आवाज़ सुनते मैं दुपट्टे के बगैर ही कमरे से निकली थी। जी भाई, आपने बुलाया? मैं बाहर आई थी। ये क्या हुलिया बना रखा है, और ये तुम हर वक्त कमरे में घुसी क्या करती रहती हो? भाई ने मुझे देखते हुए पूछा। वो भाई तेजी में दुपट्टा अंदर रह गया और मैं कुछ और कहती कि भाई ने मेरी बात बीच में ही काट दी। देखो रूबी, अम्मा अब्बा के बाद से तुम्हारी जिम्मेदारी मुझ पर है। कोई भी ऐसा काम मत करना जिससे मैं कुछ गलत करने पर मजबूर हो जाऊं। भाई का लहजा बहुत ज्यादा सख्त था। मैंने आज से पहले भाई का इतना ज्यादा सख्त रवैया कभी नहीं देखा था। मैंने भाभी की तलाश में निगाहें दौड़ाई कि वो कहीं भी नहीं थी। शायद वो साथ को ट्यूशन से लेने गई हुई थी। तुम समझ रही हो ना कि मैं क्या कह रहा हूं? भाई ने मुझे चुप देखकर फिर से वही कहा। जी भाई, आप बेफिक्र रहें, मैं ऐसा वैसा कोई भी काम नहीं करूंगी, मैंने धीमे लहजे में कहा था। शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी और आगे भी यही उम्मीद रहेगी, भाई ने नरम लहजे में कहा और आकर मेरे सर पर अपना हाथ रखा था। मैंने शुक्र का सांस दिया था। जाओ, बाल समेट कर आओ और मुझे चाय बना कर ला दो। सर में बहुत दर्द हो रहा है। और हाँ, बाहर आकर सबके साथ बैठा करो। कमरे में हर वक्त बंद रहना सही नहीं है। भाई न जाने क्या कहना चाहते थे, मगर मैंने सर इस बात में हिला दिया और फिर अपने कमरे में आ गई ताकि बाल बांध कर दुपट्टा ले सकूं। शुक्र था कि भाई का गुस्सा जल्दी उतर गया था, वरना तो मेरे भाई का गुस्सा बहुत सख्त था। कभी कभी तो उनका गुस्सा इस कदर ज्यादा हो जाता कि उन्हें होश ही न रहता था कि वो क्या कर रहे हैं और क्या नहीं। जब तक मैंने चाय बनाई तब तक भाभी भी वापस आ गई थी। मैंने मौका देखते भाभी को कुछ देर पहले हुए वाकये के बारे में बता दिया था। भाभी ने शदीद हैरत का इजहार किया था। कहीं तुम्हारे भाई को मोमिन के बारे में पता तो नहीं चल गया? भाभी ने सरगोशी की थी, जिससे मेरे चेहरे के सारे रंग भग से उड़ गए थे। ऐसा कैसे हो सकता है भाभी, मेरे और आपके अलावा तो किसी को इस बारे में इल्म ही नहीं है, मैंने परेशानी से कहा था। अच्छा, तुम परेशान ना हो, अगर ऐसी वैसी कोई भी बात हुई तो तुम्हारे भाई मुझसे जरूर जिक्र करेंगे, तब मैं संभाल लूंगी, भाभी ने मुझे तसल्ली देते मुतमईन किया था। फिर यूं ही काफी दिन गुजर गए। न भाभी ने कोई बात की और न भाई ने, मगर भाई अब ज्यादातर गुस्से में ही रहने लगे थे, जिस पर भाभी भी मेरे पास बार बार आने लगी थी। रूबी, ये तुमने क्या तमाशा बनाया हुआ है? तुम्हारी वजह से घर का सारा माहौल डिस्टर्ब होकर रह गया है। तुमने अगर कोई भी ऐसा वैसा काम किया है तो बता दो। तुम्हारे भाई हर वक्त गुस्से में रहने लगे हैं। कोई तो बात है जो उन्हें इस कदर गुस्सा आता है। वो पागल तो नहीं है जो बिला वजह यूं घर का माहौल खराब करते रहे। प्लीज, अगर कोई बात है तो मुझे बता दो। अब यूं चिंगारी के बगैर तो धुआं नहीं उठता ना। भाभी की बातें सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ था। मैं जानती थी कि भाई गुस्से में होने की वजह से मिसबिहेव कर जाते हैं, मगर इसका मतलब ये तो नहीं था कि भाभी मुझ पर शक करती और मुझसे आकर ऐसे सवाल करती। भाभी, मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। भाई का रवैया तो मेरी भी समझ से बाहर है। मैं नहीं जानती कि वो क्यों ऐसा कर रहे हैं, मगर इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, मैंने भाभी से कहा। ना चाहते हुए भी मेरा रवैया तल्ख हो गया था। भाभी भी पैर पटकते हुए चली गई थी। फिर अक्सर ही ऐसा होने लगा था। मेरी और भाभी की भी आपस में मुंहमारी होने लगी थी। पहल हमेशा भाभी की तरफ से ही होती थी। मैं हत्तुल इम्कान कोशिश करती कि सब कुछ नॉर्मल रहे, कोई बदमज़गी ना हो, मगर भाभी जानबूझकर कोई ना कोई ऐसी बात कर देती थी जिससे मैं ना चाहते हुए भी उनसे बदतमीजी कर जाती थी। मैं सख्त परेशान रहने लगी थी। दूसरी तरफ भाभी ने भाई से कहना शुरू कर दिया था कि अब इसकी शादी की उम्र हो गई, इसको ब्याह कर इस घर से रुखसत कर दो। भाई ने भाभी की बात से इत्तेफाक किया था। वो वैसे भी आजकल हर बात भाभी की ही सुनने लगे थे। मैं अपनी लाख सफाइयां भी दे लेती, मगर उन्हें मैं गलत ही लगती थी। और भाभी मासूम। तैयबा, आज शाम में कुछ मेहमान आ रहे हैं, तुम चाय का अच्छा सा इंतजाम कर लेना, मैं भी जल्द ही वापस आ जाऊंगा। हम सुबह नाश्ते की मेज पर बैठे नाश्ता कर रहे थे जब भाई ने भाभी को मुखातिब करके कहा, कोई खास मेहमान है क्या? भाभी ने पूछा और साथ ही साथ भाई के चेहरे के तासुरात भी जानने चाहे थे, जो आजकल पल पल में बदल रहे थे। जब आएंगे तो मालूम हो जाएगा, फिलहाल इंतजामात अच्छे से होने चाहिए। और तुम ये लो, कोई सर मुंह सुधार लेना, भाई भाभी से कहते मुझसे मुखातिब हुए और फिर 2000 रुपये मेरी तरफ बढ़ाए थे। शाम में मेहमान आ गए थे। भाई ने मुझे फिलवक्त सामने आने से मना कर दिया था। कुछ देर के बाद जब भाभी मुझे लेने आई तब ये बात मुझे मालूम हुई कि वो मेहमान किसी खास मकसद के लिए आए थे
और उनका खास मकसद मेरा रिश्ता था। वो मेरा रिश्ता लेकर आए थे। भाभी ने मुझे ले जाकर उनके दरमियान में बिठा दिया था। वो खवातीन काफ़ी अच्छी थी और मुझसे मोहब्बत से मिली थी। वो लोग भाई और भाभी को अपने घर आने की दावत दे गए थे। मैं उन्हें काफ़ी पसंद आई थी। मुझे उस लम्हे मोमिन की बहुत याद आई थी कि काश कि ये उसकी फैमिली होती और ये लोग उसके लिए मेरा रिश्ता लेकर आए होते। मैंने एक सरदाह भरते सोचा था और ख़ुद को वक्त के धारे पर छोड़ दिया था, इस सोच के साथ कि अल्लाह जो भी करेगा इंशाअल्लाह अच्छा और बेहतरीन ही करेगा। उस रोज़ भाई और भाभी फरीद के घर गए थे। मैं घर पर अकेली ही थी। मेरा दिल नहीं लग रहा था। मुझे बार बार मोमिन के ख्याल आ रहे थे। तभी मैंने उसके ख्यालात से बचने के लिए वजू किया और कुरान पाक लेकर बैठ गई थी। तिलावत से मुझे काफ़ी सुकून मिला था। जब तक मैं फ्री हुई तब तक भाई भाभी भी वापस आ गए थे। वो दोनों मेरे कमरे में आए थे। रूबी, वो लोग बहुत अच्छे और कदर करने वाले लोग हैं। मैं कब से ऐसे ही किसी रिश्ते की तलाश में था और तुम्हारे नसीब देखो, आखिर मुझे मेरा मनचाहा रिश्ता मिल ही गया तुम्हारे लिए। तुम वहां पर बहुत खुश रहोगी, कोई परेशानी नहीं होगी तुम्हें। वहां अच्छा रिश्ता है, काफ़ी अमीर लोग हैं, मगर उनमें ज़रा गुरूर और तकब्बुर नहीं है। ऐसे रिश्ते चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलते। तुम्हारी क्या राय है? तुम सोचकर बता देना। भाई ने मेरे पास बैठते हुए मुझे सारी तफसील से आगाह किया था और फिर सबसे आखिर में मेरी मर्जी भी जाननी चाहिए थी। मुझे खुशी हुई थी कि मेरे भाई को मेरा इतना ख्याल है। वो चाहते तो मुझसे पूछे बगैर भी मेरी शादी कहीं भी करवा सकते थे। उन्हें पूछने वाला कोई नहीं था, मगर उन्होंने मेरी राय जानने को ज़रूरी समझा था। मेरे लिए तो यही बात बहुत थी। मेरी आंखों में नमी आ गई थी। भाई उठकर चले गए थे। उन्होंने मुझे सोचने का वक्त दिया था। मैं बैठी अपनी किस्मत पर रश कर रही थी कि तभी दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ पर मैंने सर उठाकर देखा था। भाभी फौरन दरवाज़ा बंद करते आकर मेरे पास बैठी थी और मुझे कहने लगी कि मैं इस रिश्ते से इनकार कर दूं। मैंने भाभी को साफ साफ बता दिया था कि मैं इस रिश्ते से कभी भी इनकार नहीं करूंगी। मेरे भाई को मुझ पर बहुत मान था और मैं उसके मान को कभी भी टूटने नहीं दे सकती थी। भाभी ने मुझे मोमिन का ताना दिया था। भाभी प्लीज उसको भूल जाएं, एक ख्वाब समझकर, या फिर यूं समझे कि वो वक्त कभी हमारी जिंदगी में आया ही नहीं था। मैं भी भूल चुकी हूँ, आप भी भूल जाएं। मैंने भाभी से कहा, अरे ऐसे कैसे भूल गई तुम उसे? तुम्हारी पहली मोहब्बत था वो, और पहली मोहब्बत भुलाने में तो सारी जिंदगी बीत जाती है। भाभी ने मुझसे कहा और कमरे से निकलकर बाहर चली गई थी। पीछे मैं फूट फूट कर रो दी थी। सही ही तो कहकर गई थी भाभी कि पहली मोहब्बत भुलाने में तो सारी जिंदगी बीत जाती है। मैं वक्ती तौर पर तो उसे भूल ही जाती थी, मगर उसकी आवाज़ फिर कहीं ना कहीं से आकर मेरी समाहतों में रस घोल देती थी, जिससे वो मुझे फिर से याद आ जाता था। भाभी ने बहुत कोशिश की थी कि मेरा रिश्ता वहां पर ना हो, क्योंकि वो लोग बहुत अमीर थे। मैं वहां पर बहुत खुश रहती, मगर भाभी ने मुझसे न जाने क्यों अल्लाह वास्ते का बैर बांध दिया था। वो नहीं चाहती थी कि मैं खुश रहूं, इसीलिए वो इस रिश्ते से इनकार करवाना चाहती थी। मगर उनकी कोशिशों के बावजूद भाई ने उन लोगों को मुस्बत जवाब दे दिया था। कुछ रोज बाद मेरी और फरीद की मंगनी कर दी थी। मंगनी की रस्म में बहुत थोड़े लोग शरीक थे, क्योंकि 1 महीने बाद शादी थी, तो सबको शादी पर ही मदऊ किया जाना था। दोनों घरों में शादी की तैयारियां शुरू कर दी गई। लड़के वालों की तरफ तो तैयारियां खूब जोरों शोर से जारी थी, लेकिन हमारी तरफ का काम थोड़ा ठंडा ही था, क्योंकि हमारी तरफ ज्यादा शोरगुल करने वाला कोई था ही नहीं। गिनती के जो कजन थे उनमें से लड़के भाई के साथ इंतजामात देख रहे थे, और जो लड़कियां थीं वो भी मसरूफ थीं। हालांकि जिस रोज वो हमारे घर आकर पहुंची थी, उस रोज उन सब ने प्लान बनाया था कि अब शादी तक खूब हल्ला गुल्ला करेंगे और रोज ढोलकी रखेंगे। मगर न जाने कैसे उनके ये ख्यालात भाभी तक पहुंच गए थे। फिर भाभी ने जिस प्लानिंग से उनके उन ख्यालात पर पानी फेरा, वो वाकई दाद के काबिल थी। उस रोज वो सारी ढोलकी लेकर हॉल में जमाई हुई थी कि तभी भाभी वहां पहुंच आई थी। लाइबा, मरियम, तानिया, तुम तीनों को मेरे साथ बाजार चलना है। यूं तो मुझे शॉपिंग का काफी तजुर्बा है, किसी की जरूरत नहीं है, मगर शादी ब्याह का मामला है, ऐसे में मैं अकेली कहाँ कहाँ मारी फिरती रहूंगी। तुम तीनों साथ होगी तो मुझे आसानी हो जाएगी, और बाकी लड़कियों, तुम सबको घर और मेहमानों को देखना होगा। भाभी ने सबको ही मुखातिब किया था और फिर लड़कियों को अपने साथ लेती चली गई थी। पीछे मैं अकेली बैठी रह गई थी। फिर शादी के दिन आने तक ऐसा ही होता रहा। भाभी नाश्ते के फौरन बाद लड़कियों को लेकर निकल जाती थी। जिन लड़कियों को वो अपने साथ लेकर जाती थी, अब वो भी थक चुकी थी। उनका कहना था कि भाभी पूरा दिन फुजूल में फिरती रहती थी, चंद एक चीजें खरीदती थी और फिर विंडो शॉपिंग स्टार्ट हो जाती थी, और फिर शाम में जाकर कुछ चीजें लेती थी। पीछे अपनी कजनों के साथ साथ मैं भी किचन में घुसी रहती थी। मुझे भी सर खुजाने की फुर्सत तक न मिलती थी। मेहमानों की आमद हफ्ता पहले ही शुरू हो चुकी थी।
जिनमें भाभी के मैके वाले सरे फहरिस्त थे। और फिर रही सही कसर मेरी दो फुफियों के खानदान ने पूरी कर दी थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी पागल खाने में आ गई हूं। ना नींद पूरी हो रही थी और ना ही खुराक। पका पका कर जब खाने का वक्त आता था तो हमारे लिए कुछ बचता ही न था। खैर, अल्लाह अल्लाह करके शादी का दिन आन पहुंचा था। मैं भी सुकून में थी कि चलो अब इस पागल खाने से जान छूट जाएगी और कुछ दिन सुकून के नसीब हो जाएंगे। मगर भाभी के होते हुए ऐसा कैसे मुमकिन था कि मुझे सुकून नसीब हो जाए। न जाने मैंने भाभी का ऐसा क्या बिगाड़ा था कि वो मेरे पीछे ही पड़ गई थी। अरे तुम कहाँ जा रही हो? मैं पार्लर जाने के लिए तैयार खड़ी थी जब भाभी आ गई। भाभी, वो मैं पार्लर जा रही हूँ, मैंने भाभी से कहा। तुम्हें पार्लर जाने की कोई जरूरत नहीं है। शानजे ने पार्लर का कोर्स किया हुआ है, वो तुम्हें घर पर ही तैयार कर देगी। भाभी ने मुझे कहते अपनी बहन शानजे को बुला लिया था, जिसने मुझे घर पर ही तैयार कर दिया था। बारात आ गई थी और कुछ ही देर में निकाह की रस्म होने वाली थी कि जब भी भाभी अपना फोन कान से लगाए स्टेज की तरफ आई थी। उनके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी और वो सख्त परेशान दिखाई दे रही थी। क्या हुआ भाभी, सब खैरियत है? मैंने घबराते हुए पूछा। भाभी का चेहरा भी ऐसा हो रहा था कि सब एकदम से भाभी की तरफ मुतवज्जह हो गए थे। तुम मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे कोई बात करनी है, भाभी ने मेरा बाजू पकड़ते हुए कहा था। इससे पहले कि वो मुझे लेकर साइड पर होती, भाई और फरीद भी उठकर खड़े हुए थे। क्या बात है तैयबा, यहीं पर बताओ, तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? भाई ने भाभी से पूछा तो भाभी ने मेरी तरफ देखा था। वो मोमिन ने खुदकुशी कर ली है। भाभी के अल्फाज थे या कोई पिघला हुआ शीशा। मुझे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने मेरे पैरों तले से जमीन खींच ली थी। मेरी आंखों से खुद ब खुद आंसू बहने लगे थे। मैं किसी हारे हुए जुआरी की तरह सोफे पर बैठी थी। कौन है ये मोमिन? क्या माजरा है ये सब? तैयबा, मुझे पूरी बात बताओ। भाई मेरी हालत देखते हुए गरजे थे। वो रूबी का आशिक था। भाभी ने गोया मेरे ताबूत में आखिरी कील भी छौंक दी थी। इर्द गिर्द हर तरफ चहमगोइयां और सरगोशियां होने लगी थी। लोग एक दूसरे के कान में घुसे खुसर फुसर कर रहे थे। वो लोग तरह तरह की बातें बना रहे थे और मेरी तरफ यूं देख रहे थे कि जैसे मैंने न जाने कौन सा जुर्म कर दिया था। तैयबा, तुम होश में तो हो? ये क्या कह रही हो? भाई ने भाभी को पकड़कर झिंझोड़ा था। मैं ठीक कह रही हूँ यासिर, मोमिन और रूबी एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। इनका चक्कर कब से चल रहा था। मैंने आपको बताने की बहुत कोशिश की, मगर हर मर्तबा ही रूबीना मुझे मना कर देती थी और मुझे साथ की कस्में देकर रोक देती थी कि आपको कुछ भी मत बताऊं। भाभी ने रोते रोते ड्रामा शुरू कर दिया था और मैं अपना रोना भूलकर हैरान परेशान सी भाभी को देख रही थी कि आखिर भाभी ये सब क्या कर रही थी और क्यों कर रही थी। ये सब क्या है रूबीना? भाई मेरी तरफ मुड़ते हुए जोर से धाड़े तो मैं मारे डर के सोफे से जा लगी। ऐसा कुछ नहीं है भाई, मैंने कमजोर सी दुहाई दी थी। चुप, एकदम चुप, मुझे कोई झूठ नहीं सुनना। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि कोई भी ऐसा वैसा काम मत करना। भाई मुझ पर चिल्लाए थे। मौलवी साहब, आप निकाह शुरू करें, मैं जल्द से जल्द से यहां से रुखसत करना चाहता हूं। भाई फिर से मौलवी साहब से मुखातिब हुए थे। रूबीना सुहेल वल्द सुहेल अहमद का निकाह, फरीद अनवर वल्द अनवर। मौलवी साहब ने बस इतना ही कहा था जब उस तरफ से फरीद के वालिद उठ खड़े हुए थे। उन्होंने मौलवी साहब की बात बीच में ही काट दी थी। रुक जाए मौलवी साहब, आप जा सकते हैं, यहाँ कोई निकाह नहीं होगा। फरीद के वालिद ने कहा था। ये आप क्या कह रहे हैं चाचा? ऐसा कैसे हो सकता है? भाई फरीद के वालिद की तरफ बढ़े थे। ऐसा ही होगा। आप लोग क्या सोच रहे हैं कि बदनामी का तौक अपने गले से उतार कर हमारे गले में पहना देंगे और हम चुपचाप इसको सर का ताज बनाकर ले जाएंगे? नहीं जनाब, ऐसा नहीं हो सकता। हम ये निकाह नहीं होने देंगे और ना ही हम ऐसा करना चाहते हैं। आपकी बहन के न जाने कितने लोगों के साथ ताल्लुकात हैं, न जाने कहां कहां इसके चक्कर चल रहे हैं। हम तो उसको नहीं ब्याहेंगे। आप किसी और को बेवकूफ बनाना। शुक्र है कि वक्त रहते सच्चाई हमारे सामने आ गई और हमारी जान छूट गई। ये जहर उगलती जबान फरीद की वालिदा की थी, जो जब से रिश्ता तय हुआ था तब से मुझ पर निसार हो रही थी, और अब कैसे उन्होंने गिरगिट की तरह रंग बदला था। मैं तो हैरान रह गई थी। वो लोग बारात वापस लेकर जा रहे थे। भाई उनके पीछे पीछे ही थे और उन लोगों को रोक रहे थे कि वो लोग ऐसा मत करें, बारात वापस मत लेकर जाएं। मगर उनकी किसी ने भी न सुनी थी और बारात वापस लौट गई थी। तुम बेगैरत लड़की, मैंने तुम्हें कहा था ना, फिर भी तुमने मेरी बात नहीं सुनी। मेरे सर में खाक डाल दी, मेरी बनी बनाई इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। भाई गुस्से से गरजते मेरी तरफ लपके थे। उन्होंने मेरे मुंह पर थप्पड़ों की बारिश कर दी थी। मुझे खींचते हुए स्टेज से नीचे उतारा और फिर मुझे घसीटते हुए दरवाजे से बाहर ले गए थे। मुझे घर के बाहर फेंकते भाई वापस अंदर चले गए और मेरे मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। मैं रोती पीटती रही। दरवाजा बजा बजा कर मेरे हाथ थक गए, अगर किसी ने मेरी एक न सुनी, ना भाई ने और ना ही भाभी ने।
थक हार कर मैं एक तरफ चल पड़ी। मुझे सिमत का कोई अता पता नहीं था। मैं मुसलसल रोई जा रही थी। एक मस्जिद के सामने पहुंचकर अजान की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी तो मुझे इर्द गिर्द का होश आया था। मैंने नजरें उठाकर देखा था। मैं अपने घर से 2-3 मोहल्ले छोड़कर एक दूसरे मोहल्ले में आ गई थी। मैं वहीं मस्जिद के सामने बैठ गई और रो रो कर अल्लाह से दुआ करने लगी कि मुझे इंसाफ चाहिए। भाभी ने मेरे साथ बहुत गलत किया था। मुझे जब तक भाभी की समझ आई अफसोस के तब तक बहुत देर हो चुकी थी। काश कि मैं उस वक्त भाभी को अपना हमदर्द समझकर वो सब कुछ ना बताती तो आज मैं यहाँ इस हालत में ना होती। भाभी ने कैसे छोटी सी बात को कितनी बड़ी बात बना दिया था। मैंने सोच लिया था कि भाभी को कभी भी माफ नहीं करूंगी। ये सब कुछ जो भी हुआ था सब भाभी की वजह से ही हुआ था। उन्होंने मुझ पर बदकिरदारी का इल्जाम लगाया था, मुझे रुसवा किया था। मैं अल्लाह से दुआ करने लगी थी कि मुझे भी इंसाफ चाहिए। मुझे वहां बैठे काफी वक्त गुजर गया था। नमाजी आकर नमाज पढ़कर वापस भी जा चुके थे। तभी मस्जिद के मौलवी साहब बाहर आए। कौन हो तुम और यहाँ क्यों बैठी हो? मौलवी साहब ने मेरे पास आते हुए सवाल किया। उनका लहजा इस कदर नरम था कि मैं उन्हें सब बताती चली गई थी जो मेरे साथ हुआ था। मौलवी साहब ने मुझे कहा कि अल्लाह बड़ा मेहरबान है, तुम परेशान मत हो। आज से तुम मेरी बेटी बनकर मेरे घर में रहोगी। फिर वो मुझे अपने साथ अपने घर ले गए थे। मैं जो ही घर में दाखिल हुई अल्लाह का मुआवजा देखकर मैं उसी वक्त सजदे में गिर पड़ी थी। इस घर में वही मीठी और सहरज़दा आवाज में तिलावत की जा रही थी। मैं न जाने कितनी ही देर सजदे में पड़ी रही थी। तब तक अनाया भी वहां आ गई थी। मुझे देखकर वो भी हैरान हुई थी। मैंने उसे भी सब बताया था और फिर मौलवी साहब के हाथों खूबसूरत आवाज वाले मोमिन की तरफ निकाह का पैगाम भिजवाया था जिसे कबूल कर लिया गया था। यूं उसी मस्जिद में ले जाकर मौलवी साहब ने मेरा और मोमिन का निकाह पढ़वा दिया था। मोमिन एक इज्जतदार शख्स था। उसकी वजह से हर कोई मुझे इज्जत की निगाह से देखता था और मुझे अदब से मुखातिब करता था। भाई के घर अगर मैं बेइज्जत हुई थी तो अल्लाह ने यहाँ मुझे दुगनी इज्जत अदा फरमाई थी, जिसका मैं जितना शुक्र अदा करती उतना कम था। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।